हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे साथियों, दोस्तों, आप सभी ने मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था क्या ये सीरीज रेगुलर होने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। हाँ जी, ये कंप्लीट ये जो सीरीज है प्रैक्टिस सेशन की, जो हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए रेगुलर रहेगी। साथ में ये आपके एग्जाम तक चलेगी और इसके अलावा आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। वो मॉक टेस्ट यहां पर फ्री नहीं होंगे, वो मॉक टेस्ट आपको पेड होंगे। वो एग्जाम से लगभग आपके 10 से 15 दिन पहले आपको मिलेंगे, लेकिन ये पूरी सीरीज दोस्तों कंप्लीट फ्री होने वाली है। दोस्तों, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप अभी भी यूजीसी नेट में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, नेट एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हो, तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, 2026 का भी अगर आपका टारगेट है तो बीएसआई एकेडमी ने ऑलरेडी यहां पर एक बूस्टर डोज जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है दोस्तों। अब उस बूस्टर डोज में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? यहां पर बूस्टर डोज में आपको एक मैराथन सीरीज टाइप की हर एक चीज की, हर एक यूनिट की देखने को मिल जाती है, ताकि आप यहां पर अपना प्रिपरेशन को कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकते हो। और एंड फेज में अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो यही होती है। क्लियर? तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। हर एक क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व उस तरीके से करेंगे, डिटेल्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ताकि इससे होगा क्या कि एक एक क्वेश्चन में एक एक फैक्ट से कम 10-10 फैक्ट यहां पर कवर होते जाए और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप कोई भी जानकारी चाहते हो, चाहे वो कोर्स रिलेटेड हो या फिर वो किसी और भी रिलेटेड हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और दिए गए कॉन्टैक्ट पर भी जाके बात कर सकते हो। दोस्तों, एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूं, ये कंप्लीट पीडीएफ जितने भी आपकी जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड ये जो आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, ठीक है, एक तरीके के टेस्ट समझ लो या प्रैक्टिस सेशन समझ लो, डेली प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए चल रहे हैं, इससे पीडीएफ जो है आपको बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बीएसआई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप ना भूलना। आप सभी लोग यहां पर बीएसआई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन एंट्री इन द कैटलॉग कंटेन्स, जो हमारी सूची पत्र होता है, उस सूची पत्र में मुख्य प्रविष्टि जो होती है उसमें यहां पर दोस्तों क्या क्या शामिल होता है? ठीक है, सबसे पहले वो कैटलॉग में जो सूची की मुख्य प्रविष्टि है, सूची पत्र है, वो कैटलॉग में होता क्या है? वो कैटलॉग होता क्या है? सबसे पहले दोस्तों, अगर आप यहां पर कैटलॉग की बात करो, ठीक है, तो कैटलॉग में जो मेन एंट्री होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। ध्यान रखना, यहां पर कैटलॉग में जो मेन एंट्री होती है ना, वो मेन एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैटलॉग में मेन एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इस मेन एंट्री में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, इस मेन एंट्री में यहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या अधिकतम इंफॉर्मेशन को हम यहां पर स्टोर करते हैं। ठीक है, यह किसी भी डॉक्यूमेंट या बुक की, ठीक है, जो कैटलॉग की यहां पर मेन एंट्री है, किसी भी डॉक्यूमेंट की या फिर बुक की, जो भी दोस्तों यहां पर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, जो भी यहां पर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो होती है, उस कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को यहां पर रिकॉर्ड करके रखती है। उस कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को यहां पर रिकॉर्ड करके रखती है, उसे हम कहते हैं मेन एंट्री इन द कैटलॉग कंटेंट्स। ठीक है, ध्यान देना कि किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को यहां पर कैटलॉग कंटेंट्स में स्टोर करके रखना। क्लियर है? अब इसमें जनरली क्या क्या डिटेल्स होती है ये हम देख लेते हैं कि इसमें जनरली क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलती है। सबसे पहला यहां पर ऑथर नेम, सबसे पहला यहां पर ऑथर नेम। सेकंड है दोस्तों यहां पर टाइटल। ठीक है, थर्ड है दोस्तों यहां पर एडिशन। क्लियर? फोर्थ है दोस्तों यहां पर पब्लिशर। क्लियर? फिफ्थ है दोस्तों यहां पर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन।
प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। और आगे चले दोस्तों, यहां पर सिक्स्थ है यहां पर ईयर, क्लियर। सेवेंथ है दोस्तों यहां पर पेजिनेशन, क्लियर। एट है दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट हेडिंग्स, एट है यहां पर सब्जेक्ट हेडिंग्स, क्लियर। नाइन है दोस्तों यहां पर क्लास नंबर, नाइन है यहां पर क्लास नंबर। और नेक्स्ट अगर बात करें 10 है दोस्तों यहां पर एक्सेशन नंबर। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे सबसे ज्यादा डिटेल्ड एंट्री के नाम से भी जानते हैं या फिर मेन एंट्री के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेन एंट्री इन द कैटलॉग कंटेन्स, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट। मैंने आपको कम से कम 10 चीजें यहां पर बता दी, ठीक है, मैंने आपको कम से कम यहां पर 10 चीजें बता दी। इतनी सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मेन एंट्री में आपको सूची पत्र में इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि आप जान सकते हो। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो यही मिलता है दोस्तों, यहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेन मेन एंट्री में एक तरीके से आप फुल इंफॉर्मेशन कह लो, कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कह लो, प्राइमरी एक्सेस पॉइंट कह लो, ठीक है, एडेड एंट्री कह लो, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब सेकंड है दोस्तों, वाई अदर ऑप्शन आर रॉन्ग। मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट इंपोर्टेंट नहीं, ये तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। क्या ये नेक्सेंट इंफॉर्मेशन देता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है? नहीं, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी नहीं देता। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमेशा इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, वो सिर्फ मेन मेन चीजों को आपको बताता है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस यहां पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि लाइब्रेरी कैटलॉग में मेन एंट्री में बुक का पूरा डेटाबेस होता है, ठीक है। या ऐसा समझ लो कि जब आपका बायोडेटा होता है ना, शादी के लिए बायोडेटा जाता है, उसमें आपकी पूरी यहां पर जानकारी होती है। उसी तरीके से लाइब्रेरी कैटलॉग जो इसका यहां पर मेन कंटेंट्स एंट्री जो होती है, उसमें पूरी बुक के बारे में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन या पूरा डेटा होता है। आपकी शादी के लिए यहां पर गलत इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकते, नहीं शादी के बाद तलाक हो क्या मतलब है, तो सही इंफॉर्मेशन आप देते हो, ठीक है। अब एक ट्रिक भी इसकी याद कर लो, ट्रिक यहां पर कैसे याद रखना है। मेन एंट्री अगर आपसे पूछ लिया जाए, मेन एंट्री क्लियर बराबर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मेन एंट्री बराबर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, इस तरीके से इसको याद रख लो कि यहां पर अगर मेन एंट्री आ रहा है तो मेन एंट्री में क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, क्लियर। ऐसे इसको याद करने की ट्रिक रख लो तो और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स इज फॉलोड इन प्रीसाइजेस टू प्रिपेयर इंडेक्स एंट्रीज। अनुक्रमणिका प्रविष्टियां तैयार करने के लिए प्रीसिज में निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप अपनाया जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा कि प्रीसिज है क्या, ठीक है। प्रीसिज है क्या और प्रीसिज यहां पर इसे किसने बनाया था। दोस्तों अगर यहां पर प्रीसिज की बात करो तो प्रीसिज है यहां पर प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, प्रीसिज है यहां पर प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, यहां पर प्रीसिज की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर इसे डेवलप्ड की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश में एक यहां पर नेशनल जियोग्राफिक थे या बिब्लियोग्राफिक थे, उन्होंने 1968 में उनका नाम था यहां पर डेरिक ऑस्टिन। 1968 में डेरिक ऑस्टिन ने 1968 में डेरिक ऑस्टिन ने बहुत लंबे रिसर्च के बाद, काफी लंबे रिसर्च के बाद इसको यहां पर विकसित किया था, ठीक है। और यह एक प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इसका अगर दोस्तों मेन पर्पस आप देखो तो सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी यहां पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, उन सब्जेक्ट की इंडेक्सिंग करना भी आप प्रीसिज से करते हो, ठीक है। जो आपका कंटेंट होता है, जो भी आपका कंटेंट है दोस्तों, उस कंटेंट को प्रिजर्व आप कर रहे हो तो कंटेंट को प्रिजर्व भी आप इंडेक्सिंग इसी से करोगे। थर्ड अगर बात करूं दोस्तों, ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग प्रोवाइड करना,
यहां पर एक फंक्शन होता है कि ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग को प्रोवाइड करना। तो जब आप ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हो तो वो भी आपको इसी से देखने को मिलता है। तो यहां पर प्रीसिज में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो दोस्तों इसकी फर्स्ट लाइन होती है, जो इसकी दोस्तों याद रखना फर्स्ट लाइन होती है, वो यहां पर लीड टर्म कहलाती है। फर्स्ट लाइन कहलाती है लीड टर्म। और यहां पर याद रखना जो आपकी सेकंड लाइन है, जो आपकी यहां पर सेकंड लाइन है, उस सेकंड लाइन में आपका जितना भी रिमेनिंग कंटेंट है, जो भी आपका यहां पर रिमेनिंग कंटेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है हमेशा टू लाइन में होता है। किसमें होता है? टू लाइन में। टू लाइन में, इसके साथ साथ टू पार्ट कह लो। ठीक है, टू लाइन के साथ टू पार्ट कह लो या फिर टू फॉर्मेट कह लो, सारी चीजें कहना गलत नहीं है। टू लाइन टू फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? टू लाइन टू फॉर्मेट में देखने को मिलता है। फर्स्ट लाइन में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड लाइन में क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। एग्जाम्पल से दोस्तों और समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे बात करते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। सपोज करो मैंने आपका यहां पे लिख लिया एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन यहां पर लीड टर्म है, प्रीसीजन स्टाइल में चलना है अपने को, तो फर्स्ट लाइन यहां पर लीड टर्म हो रही है, तो फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? चिल्ड्रन लिख लोगे। ठीक है, सेकंड लाइन में आप यहां पर क्या लिख लोगे? रिमेनिंग कंटेंट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो टू लाइन आपने फॉलो करा, टू लाइन और जो टू स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है, टू लाइन टू स्ट्रक्चर, टू लाइन टू स्ट्रक्चर जो आप फॉलो कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो यहां पर दो पंक्ति और दो भागी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो पंक्ति, टू लाइन एंड टू पार्ट। क्लियर है? टू लाइन टू पार्ट इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। फेसेट एनालिसिस के बारे में तो आपने काफी ज्यादा सुना होगा दोस्तों। फेसेट एनालिसिस क्या होता है? बताओ, कमेंट करते चलो सारे लोग। फेसेट एनालिसिस के बारे में सुना या नहीं सुना, एक बार कमेंट करते चलो। फेसेट एनालिसिस, हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ फेसेट एनालिसिस? आंसर दो एक बार। सबसे पहले फेसेट एनालिसिस होता क्या ये समझते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट्स को, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फेसेट एनालिसिस में सब्जेक्ट्स को, ठीक है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना। सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करके रखना। ठीक है, क्या करना यहां पर? सब्जेक्ट्स को, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ना दोस्तों, उन सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये फेसेट एनालिसिस है। ठीक है, अब याद रखना इसका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फाउंडेशन दोस्तों निकल के आता है कोलोन क्लासिफिकेशन से। अगर ध्यान से इसके बारे में बात की जाए ना, तो ये कोलोन क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन है, और इसको डेवलप्ड करने में जो सहायता करी गई थी दोस्तों, वो करी थी यहां पर एसआर रंगनाथन ने। किसने? एसआर रंगनाथन ने, जिसे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है। जिसे कह लो, उससे ज्यादा इनको सम्मान के साथ, एकदम मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने यहां पर पीमेस्ट एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? पीमेस्ट। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था पीमेस्ट फेसेट एनालिसिस को लिए, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पी से यहां पर पर्सनैलिटी को डेवलप किया था। ठीक है, एम से इन्होंने यहां पर मैटर को डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ई से इन्होंने एनर्जी को करा था। एस से इन्होंने दोस्तों यहां पर स्पेस को डिनोट किया था,
और टी से दोस्तों इन्हें यहां पर टाइम को डिनोट किया था, और इन्हीं को कहा जाता था यहां पर पीमेस्ट, इन्हीं को यहां पर कहा जाता था पीमेस्ट, और इसी पीमेस्ट को यहां पर फेसेट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, इसी पीमेस्ट को फेसेट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। और इसे डेवलप करने में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया था? एसआर रंगनाथन ने, जिसे यहां पर कोलोन क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन भी कहा जाता है। कोलोन क्लासिफिकेशन के फाउंडेशन के साथ साथ यहां पर एसआर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सीपीएम वॉज डेवलप्ड बाय, सीपीएम है क्या और इसे यहां पर किसने डेवलप किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप सीपीएम की फुल फॉर्म समझोगे तो सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, जो है वो यहां पर सीपीएम की फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है यहां पर इसकी? सीपीएम की क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये यहां पर सीपीएम की फुल फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, अब सीपीएम करता क्या है दोस्तों? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है एक तरीके से। सीपीएम में यहां पर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक को बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए यहां पर हम सीपीएम का यूज करते हैं। यहां पर हम सीपीएम का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे होता है? इसकी यूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है प्लानिंग, यहां पर प्लानिंग देखने को मिल जाएगी। सेकंड दोस्तों आपको यहां पर शेड्यूलिंग देखने को मिल जाएगी, प्लानिंग के बाद शेड्यूलिंग देखने को मिल जाती है। तीसरी दोस्तों आपको यहां पर कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स, ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहां पर क्रिटिकल पाथ मेथड में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसे बनाया किसने गया था? तो इसे बनाया था दोस्तों डुपॉन्ट कंपनी, इसे बनाया था दोस्तों यहां पर डुपॉन्ट कंपनी ने। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों इसे रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन ने, यह भी याद रखना, डुमोंट कंपनी के साथ साथ इसे यहां पर रेमिंगटन रॉन्ड कॉरपोरेशन ने डुपॉन्ट कंपनी के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप किया था। डुपॉन्ट कंपनी के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप किया था, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? तो सीपीएम को किसने विकसित किया था, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे दोस्तों सीपीएम से पता क्या चल रहा है? सीपीएम से पता क्या चल रहा है? अगर सीपीएम का हम यूज देखें कि सीपीएम किस किस के लिए आइडेंटिफाइज के लिए यहां पर चीजें पता चल रही है। ठीक है, सीपीएम में पता क्या चल रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले तो सीपीएम में यह पता चलता है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी है प्रोजेक्ट्स के अंदर, कौन कौन सी यहां पर प्रोजेक्ट्स के अंदर क्रिटिकल एक्टिविटीज है, यह पता चल रहा है। दूसरा आपको यहां पर पता चल रहा है मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, दूसरा पता चल रहा है मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी आपको यहां पर पता चल रहा है। ठीक है, तो सीपीएम समझ आ गया। तो सीपीएम को डुपॉन्ट कंपनी ने रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन के साथ मिलकर यहां पर बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो गया होगा। क्या इसका आंसर होगा? डुपॉन्ट कंपनी ने इसको बनाया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन संयोजन की यहां पर तकनीक नहीं है? सबसे पहले दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलता है कि फ्यूचर मैन पावर की जो नीड है, ठीक है, सॉरी, फ्यूचर मैन पावर की जो नीड है, फ्यूचर मैन पावर की नीड को एस्टिमेट करना, फ्यूचर मैन पावर की नीड को एस्टिमेट करना, यह आपको यहां पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि एचआर प्लानिंग टेक्निक में आप देखते हो सबसे पहले एक्सपर्ट फ्यूचर स्टाफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, एचआर जब आप देखते हो तो एचआर में आप क्या देखते हो? सबसे पहले एक्सपर्ट्स फ्यूचर
एक्सपर्ट्स फ्यूचर स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो एक्सपर्ट फ्यूचर स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रिडिक्ट में आप हमेशा जब आप एचआर होगे तो ये चीज देखोगे देखोगे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आप देखते हो कि पास्ट ट्रेंड हमारा क्या रहा है, पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करके ही आप फ्यूचर में एस्टिमेशन चीजें देखते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप मैथमेटिकल चीजें देखते हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करते हो। ठीक है, फिर ये सारी चीजें आप जब यूज करते हो तभी आप यहां पर एक चीज के आंसर में पहुंचते हो। ठीक है, रैंकिंग टेक्निक का आप यूज करते हो। ठीक है, रैंकिंग टेक्निक रैंकिंग टेक्निक का आप यूज नहीं करते। तो हमने यहां पर क्या क्या देखा, सबसे पहले एक्सपर्ट एस्टिमेट टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड चला जा रहा है वही तो मैंने आपको बताया सेकंड में, जो यहां पर एक्सपर्ट फ्यूचर स्टाफ रिक्रूटमेंट ट्रेंड, और दूसरा जो आपका ट्रेंड चला जा रहा है ट्रेंड प्रोजेक्शन टेक्निक, आप वो भी देखते हो। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आप मॉडलिंग भी देखते हो, सारी चीजें आप देखते हो। अब रैंकिंग टेक्निक को क्यों नहीं देखते यहां पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, वो आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों रैंकिंग टेक्निक इसलिए भी गलत है क्योंकि इसमें यहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल देखने को मिलता है। यहां पर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल देखने को मिलता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ साथ आपको यहां पर एम्प्लॉय इवैल्यूएशन भी देखने को मिलता है। आपको यहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ साथ एम्प्लॉय इवैल्यूएशन भी देखने को मिलता है। तो इसलिए यहां पर आंसर करेक्ट होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव संसाधन नियोजन तकनीक नहीं है, तो वो है यहां पर रैंकिंग टेक्निक जो है वो यहां पर नहीं है। क्लियर है, चलें और आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड अ स्टडी एट हाथवन इलियोनिस प्लांट रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशंस स्कूल। ठीक है, हॉथवन एक्सपेरिमेंट्स की बात करिए दोस्तों। हॉथवन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले दोस्तों जो बताए थे ना वो एल्टन मेयो ने बताए थे। हॉथवन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो बताए थे ना, वो ध्यान देना, वो सबसे पहले बताए थे दोस्तों एल्टन मेयो ने। एल्टन मेयो ने, और इसमें इनकी मेन फाइंडिंग पता है क्या थी? एल्टन जो मेयो थे, इसमें इनकी मेन फाइंडिंग, अगर आप दोस्तों इसमें मेन फाइंडिंग देखोगे तो वर्कर्स केवल मनी से मोटिवेट नहीं होते, इन्होंने ये इसकी मेन फाइंडिंग बताई थी। ठीक है, हॉथवन के बारे में जब स्टडी की गई थी ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि जो भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर मनी से, केवल मनी से कभी भी मोटिवेट नहीं होते हैं। वो केवल मनी से कभी भी दोस्तों मोटिवेट नहीं होती है। ये हॉथवन एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिला था। उन्होंने बताया था कि इसके अंदर यहां पर सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, जितने भी सोशल फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से रोल प्ले करते हैं। उन्होंने ये भी बताया था, किसने? हाथवन ने। जैसे हाथवन इफेक्ट ने सबसे पहले उन्होंने बताया था ग्रुप बिहेवियर आपको काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, जिसे हम कहते हैं यहां पर ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, सेकंड जो बताया था वो बताया था किसी भी काम में आपका अटेंशन कितना मिलता है। थर्ड दोस्तों यहां पर उन्होंने बताया था रिकॉग्निशन कितनी हो रही है। ठीक है, फोर्थ दोस्तों बताया था ह्यूमन रिलेशंस क्या है, ह्यूमन रिलेशंस। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हॉथवन इफेक्ट में दोस्तों देखने को मिलती है। जब एम्प्लॉइज को, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जब एम्प्लॉइज को दोस्तों अटेंशन मिलता है, ध्यान देना, मनी के अलावा जब आप अपने एम्प्लॉइज को ना अटेंशन देते हो तो उनकी यहां पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ना कि कम होती है। उनकी यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ने यही बताया था, इनका मेन फोकस था यहां पर ह्यूमन रिलेशंस स्कूल मैनेजमेंट पर। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के साथ इनका मेन फोकस था ह्यूमन रिलेशंस, स्कूल मैनेजमेंट पर जो है वो इनका मेन फोकस रहा था। ये यहां पर करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्टन मेयो। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्शन
डेवलपमेंट प्रिंसिपल द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, किसने बताया था? इसके अंदर आपको यह बताया जाता है कि लाइब्रेरी कलेक्शन कैसा होना चाहिए। यहां पर लाइब्रेरी कलेक्शन कैसा होना चाहिए यह आपको इस डेवलपमेंट प्रिंसिपल में देखने को मिलेगा। मेन फोकस था यहां पर लाइब्रेरी कलेक्शन का, कि यहां पर लाइब्रेरी कलेक्शन में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले, मैक्सिमम पीपल्स को बेनिफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर बेनिफिट मिले, पहली चीज। सेकेंड चीज, यहां पर कॉस्ट कम हो। सेकेंड चीज क्या है? कॉस्ट कम हो, ठीक है। थर्ड चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि यूजफुल रीडिंग प्रोवाइड की जा रही हो। यूजफुल रीडिंग प्रोवाइड की जा रही है, सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिलता है इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा, यह जो है पब्लिक लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट का पब्लिक लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसे यहां पर डेवलप किसने किया था? तो इसे डेवलप किया था दोस्तों यहां पर मैककॉल्विन ने। इसे यहां पर डेवलप किया गया था मैककॉल्विन के द्वारा। क्या? किसके द्वारा? मैककॉल्विन के द्वारा। ध्यान देना, तो इसका करेक्ट आंसर है मैककॉल्विन। क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये सारे वैसे फैक्ट्स हम चल रहे हैं, हम क्वेश्चन के सिर्फ आंसर सर्च नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में डिटेल में भी जा रहे हैं, ठीक है। हम उसके बारे में यहां पर डिटेल में भी जा रहे हैं, यहां पर ये चीजें जानना जरूरी है। और जब तक हम किसी भी चीज के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक आपको यहां पर सारी की सारी चीजें गड़बड़ मिलेंगी। करेक्ट। चलें और आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इन 1935। सबसे पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हमेशा कुछ मेजर रोल होते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, ध्यान देना, हमेशा कुछ मेजर रोल होते हैं। अब वो मेजर रोल क्या क्या होते हैं इन सब चीजों को समझो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट जो साउंड होता है, वो साउंड इंप्रूव्ड किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सबसे पहले वो साउंड इंप्रूव किया जाता है, पहली चीज। दूसरा दोस्तों यहां पर नॉइज रिडक्शन आपको देखने को मिलता है, नॉइस रिडक्शन। तीसरा दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलता है रेडियो कम्युनिकेशन। तीसरा देखने को क्या मिल रहा है यहां पर? रेडियो कम्युनिकेशन। क्लियर? तो ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट वन इज साउंड इंप्रूवमेंट, सेकंड वन दोस्तों इज नॉइज रिडक्शन, एंड द थर्ड वन इज रेडियो कम्युनिकेशन। और इसे दोस्तों सबसे पहले एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1935 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत लॉन्च किया था, ठीक है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। किसी को कोई भी डाउट यहां तक? चलें और आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें। सी इज अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है बताओ, बताओ आंसर दो। सी लैंग्वेज कैसी है? प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है? तो सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर होगा, आंसर छोड़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि सी लैंग्वेज को यहां पर डेवलप किसके द्वारा किया गया था। सी लैंग्वेज को डेवलप यहां पर डेनिश रिची के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था सी लैंग्वेज को डेवलप? तो सी लैंग्वेज को डेवलप डेनिस रिची के द्वारा एट बेल लैब्स में। कहां पर किया गया था? एट बेल लैब्स। बेल लैब्स में सी लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। बिकॉज सी फॉलोज, क्यों? यहां पर सी क्या क्या फॉलो करता है? बिकॉज सी फॉलोज, सबसे पहला यहां पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट वन। क्लियर? सेकंड वन है दोस्तों यहां पर फंक्शंस, ठीक है। थर्ड है दोस्तों यहां पर प्रोसीजर्स, ठीक है। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। फोर्थ क्या है यहां पर? सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो ये सारी चीजें आपको सी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फीचर्स क्या होते हैं? जो भी हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो समझ लो। सी लैंग्वेज सबसे पहले एक प्रकार की प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब उस प्रोसीजरल लैंग्वेज के क्या क्या फीचर होते हैं ये समझ लो, और कौन कौन सी यहां पर प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले जो इसकी अप्रोच होती है वो होती है यहां पर टॉप डाउन अप्रोच। जो इसकी अप्रोच होती है वो होती है यहां पर टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा दोस्तों स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। टॉप डाउन अप्रोच के साथ साथ यहां पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग देखने को मिलती है। कैसी प्रोग्रामिंग देखने को मिलती है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग देखने को मिलती है। थर्ड, आपको यहां पर फंक्शन बेस्ड चीजें देखने को मिलती है। थर्ड, आपको यहां पर फंक्शन बेस्ड चीजें देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों सी हो गई, दूसरी यहां पर पास्कल हो गई, ठीक है। तीसरी दोस्तों यहां पर इसकी फोर्ट्रन हो गई। ये सी, पास्कल, फोर्ट्रन, ये तीनों की तीनों जो लैंग्वेज है दोस्तों, ये एक प्रकार की प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यह एक प्रकार की प्रोसीजरल लैंग्वेज मानी जाती है, यानी कि यह एक प्रकार की प्रक्रियात्मक भाषा मानी जाती है। समझ आ गया? चलो नॉन प्रोसीजरल भी हाथों हाथ बता देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि नॉन प्रोसीजरल कौन सी होती है। कभी अगर नेक्स्ट कुछ और पूछ लिया यहां पर तो नॉन प्रोसीजरल भी आप बता सकोगे ना। यहां पर जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल एक प्रकार की नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। दूसरा यहां पर जो प्रोलॉग है, कौन सी? प्रोलॉग। प्रोलॉग भी एक प्रकार से नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आ जाती है, एक आपकी यहां पर एसक्यूएल आ जाती है और एक आपकी यहां पर प्रोलॉग आ जाती है। ये दोनों की दोनों यहां पर दोस्तों नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार शेयर करो, बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सारी चीज समझूंगा, बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बारकोड प्रिंटिंग का कौन सा प्रकार टिकाऊ नहीं होता? विच टाइप ऑफ बारकोड प्रिंटिंग इज नॉट लास्टिंग टेक्निक? बारकोड प्रिंटिंग में दोस्तों यहां पर आपको कई सारे चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग देखने को मिलती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। आपको यहां पर फोटो कंपोजिशन भी देखने को मिलती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग में होता बस ये कि यहां पर जो इसकी लिंक होती है वो लिंक क्वालिटी लो होती है, चीजें जल्दी फेड हो जाती हैं, ड्यूरेबिलिटी पुअर होती है, ठीक है। और कई बार यहां पर वो बारकोड स्कैन करने में एरर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये नॉट लास्टिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फोटो कंपोजिशन मेथड। सीधा सीधा आंसर है, बहुत आंसर है, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग जो होती है वो यहां पर नॉट लॉन्ग लास्टिंग होती है। बाकी सारी की सारी जितनी भी है वो लॉन्ग लास्टिंग यहां पर होती है। क्लियर? तो आज की दोस्तों यहां पर हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट खत्म कर ली है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, उसके बाद हम नई सीरीज में मिलेंगे। अगर इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कोई भी जानकारी है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ दोस्तों आप यहां पर दी गई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पर भी जाके बात कर सकते हो। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में मुलाकात होगी।